ओके तो मिनियर डिजीज हमने डिस्कस करनी है। हम बात कर रहे थे कि एंडोलिम्फ ना क्या हो गया, उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे उसका प्रेशर इंक्रीज करता है ना, तो जो रीजनल मेम्ब्रेन है ना, ये जो इसकी रूफ होती है ना स्केला मीडिया की, इसको रीजनल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये ऐसे ऊपर चली जाएगी, बहुत ज्यादा बल्ज करेगी, इतनी बल्ज करेगी कि स्केला वेस्टिबुलाई को भी सारा इन्वॉल्व कर लेगी। तो ये हो गया जी आपका मिनियर डिजीज, इस तरह से होती है। अब एट द एंड क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता कितना किसमें बल्ज कर सकती है बेचारी, एट द एंड ये रप्चर कर जाएगी। जब ये रप्चर कर जाएगी ना, तब क्या होगा, आपका एंडोलिम्फ आपका पेरिलिम्फ से मिक्स हो जाएगा। मैंने कहा था इनकी सेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ग्रेडियंट बने होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे ये मिक्स होते हैं ना, तब होता है वर्टाइगो का अटैक। इसमें ना अटैक्स आते हैं, इसमें कंटिन्यूसली कोई सिम्टम नहीं आता, इसमें अटैक्स आते हैं। अब उसको एक अटैक आएगा, उसको एकदम से इतने चक्कर आएंगे कि उसको मतलब वर्टाइगो होगा, और बहुत सीवियर अटैक आएगा, 15 to 20 मिनट्स तक रहेगा, जब तक ये मिक्सिंग हो रही है वो अटैक रहेगा। फिर रीजनल मेम्ब्रेन जब एक दफा उसका प्रेशर निकल गया, वापस अपनी जगह पे आएगी, वापस ठीक हो जाएगी, हीलिंग हो जाएगी, तो वो अटैक खत्म, अब वो ठीक है, अब उसको लगेगा मुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं था, ठीक है। अब जैसे ही वर्टाइगो का अटैक आता है ना, साथ ही हेयरिंग लॉस भी हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही एंडोलिम्फ फेलिलिम्फ मिक्स होते हैं ना, तो जो ग्रेडियंट बना हुआ था, सोडियम आयन बाहर ज्यादा थे, पोटाशियम आयन अंदर ज्यादा थे, और भी बहुत कुछ था, वो चीजें भी खराब हो गई। तो हेयरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, ठीक है। तो मिनियर डिजीज में अटैक्स आएंगे वर्टाइगो के, मिनियर डिजीज में हेयरिंग लॉस होगा, मिनियर डिजीज में टिनाइटिस होगा। 3 ये लफज हैं जो हिस्ट्री में मिलते हैं, और 3 ये लफज हैं जो हमारा डायग्नोसिस बनाते हैं, सिनेरियो में, पेपर में हमें हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। तो क्या 3 लफज बोले मैंने कहा कि इसमें एपिसोड्स आती हैं, किस चीज की एपिसोड्स आती हैं, वर्टाइगो की, तो एपिसोड्स ऑफ वर्टाइगो, ठीक है। दूसरी इसमें क्या चीज होगी, वर्टाइगो की जब एपिसोड्स आएंगी, इसमें एक लफ्ज यूज करते हैं फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस। फ्लक्चुएटिंग का क्या मतलब है कि जब इसका होते हैं ना, अटैक आता है ना वर्टाइगो का, तभी हेयरिंग लॉस होता है, जब अटैक खत्म तब हेयरिंग लॉस भी खत्म, हेयरिंग वापस आ गई। और तीसरा इसमें होता है टिनाइटस, ठीक है। तो ये चीज, अच्छा टिनाइटिस का पता क्या रीजन होती है। अब मैंने कहा कि एंडोलिम्फ जो है वो सिर्फ कोक्लिया में तो नहीं होता, एंडोलिम्फ तो घूम रहा होता है, कोक्लिया के बाद यूट्रिकल में जाता है, सेक्यूल में जाता है। तो अब डिस्टेंट सिर्फ कोक्लिया नहीं होगा, ये नहीं होगा कि सिर्फ रीजनल मेम्ब्रेन डिस्टेंट हुई है, जो आपका सेक्यूल होता है ना, वो भी बहुत ज्यादा डिस्टेंट कर जाता है। सेक्यूल इतना डिस्टेंट कर जाता है कि जो आपकी स्टेपिस की फुट प्लेट है ना, उसके साथ जाके लग जाता है। यानी वो पढ़ा हुआ ना आपने सारा स्ट्रक्चर, की स्टेपिस की फुट प्लेट है, और उसके बाद जो है आगे सारा उसने साउंड को ट्रांसमिट करना होता है, तो जो सेक्यूल होता है वो जाके स्टेपिस की फुट प्लेट के साथ लग जाता है, ठीक है। इस वजह से टिनाइटिस वगैरह हो जाते हैं। तो ये सिम्टम्स 3 आपने याद रखने हैं। ये मिनियर डिजीज की हमने मेनली हिस्ट्री डिस्कस कर ली। उसके बाद अगर हम मिनियर डिजीज का एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें क्या चीजें मिलेंगी, ऑटोस्कोपी करेंगे। ऑटोस्कोपी कहते हैं जैसे सिंपली कान को देखना, एग्जामिनेशन करना। जब हम ऑटोस्कोपी करेंगे ना, हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल लगेगी, कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि जो भी चल रहा है ना वो अंदर इनर ईयर में चल रहा है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। उसके बाद एग्जामिनेशन में इसमें फिर बताना क्या है, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा जी एग्जामिनेशन पे। इसमें हमने बता देनी है ट्यूनिंग फोक टेस्ट। नो डाउट ट्यूनिंग फोक टेस्ट आपने उसमें भी करने हैं, अकोस्टिक न्यूरोमा में भी ट्यूनिंग फोक टेस्ट आपने ग्लोमस ट्यूमर में भी करने हैं। वहां पे मैं उनको क्यों नहीं बता रही थी, क्योंकि मैं वहां पे और ज्यादा फाइंडिंग थी बताने वाली, वो बता रही थी, लिखनी आपने वहां पर भी है। तो मिनियर डिजीज के एग्जामिनेशन में लिख दो कि ऑटोस्कोपी की टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाज नॉर्मल, और उसके बाद हमने ट्यूनिंग फोक टेस्ट किए। ट्यूनिंग फोक टेस्ट एग्जामिनेशन में बताते होते हैं। अच्छा, ट्यूनिंग फोक टेस्ट किए तो हमें क्या मिला, हमने पहले किया रीनीज टेस्ट। रीनीज टेस्ट पे हमें रिजल्ट मिला जी पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में रीनीज टेस्ट पॉजिटिव होता है। फिर हमने किया वेबर टेस्ट। वेबर टेस्ट में हमें लेटरलाइज्ड मिला, और किस तरफ लेटरलाइज था, बेटर ईयर की तरफ। फिर हमने किया एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन हमें रिड्यूस्ड मिली, क्योंकि ये सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, तो ये हमने एग्जामिनेशन में बता देना। फिर आज इन्वेस्टिगेशन की तरफ। इन्वेस्टिगेशन मिनियर डिजीज की जो है ना, अब मिनियर डिजीज को ना कोक्लियर लेयन कहते हैं, क्योंकि ये कोक्लिया में हो रहा है। कोक्लियर लेयन की जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है ना, वो होती है इलेक्ट्रोकोक्लियो, अल्लाह जी मेरे स्पेल ठीक करा दें, इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी। इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी जो है ना, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है फॉर कोक्लियर लेयन, जस्ट लाइक मिनियर डिजीज, ठीक है। तो मिनियर डिजीज के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी। इसके अलावा पता है पहले क्या किया जाता था, अब तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कोस्टिक न्यूरोमा के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है। आई होप आप लोगों को याद होगा, इमेजिंग टेक्निक्स है। लेकिन जब इमेजिंग टेक्निक्स नहीं थी ना ज्यादा कॉमन, एमआरआई वगैरह नहीं चलता था ज्यादा, ये नहीं डेवलप हुआ था, तब ना कुछ स्पेशल तरह के टेस्ट होते थे जिनको कहते थे स्पेशल ऑडियोमेट्री टेस्ट। वो टेस्ट क्या करते थे, वो टेस्ट ना डिफरेंशिएट कर रहे होते थे कि जो पेशेंट आपके पास सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस से आया है ना, आपको कैसे पता चलेगा कि ये कोक्लियर लेयन की वजह से है या रिट्रोकोक्लियर लेयन की वजह से। आसान लफ्ज में बताऊं कि जो पेशेंट सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस की वजह से आया है ना, आपको कैसे पता चलेगा कि ये कोस्टिक न्यूरोमा की वजह से है या ये मिनियर डिजीज की वजह से नहीं पता चलता होता था, क्योंकि एमआरआई नहीं होता था, एमआरआई नहीं कराते थे। तब इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, अकोस्टिक यानी कि रिट्रोकोक्लियर लेयन, मिनियर यानी कि कोक्लियर लेयन, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ स्पेशल तरह के टेस्ट किए जाते थे, स्पेशल ऑडियोमेट्री टेस्ट। मिनियर डिजीज की इन्वेस्टिगेशंस में हम लोग आज तक वो स्पेशल टेस्ट मेंशन करते आ रहे हैं, लेकिन अकोस्टिक न्यूरोमा में अब हम इमेजिंग टेक्निक्स को मेंशन करते हैं, उन स्पेशल टेस्ट को मेंशन नहीं करते। लेकिन उस स्पेशल टेस्ट को बनाने का जो
मकसद था ना वो मैंने बता दिया। तो ये होगी मीनिया डिजीज की इन्वेस्टिगेशंस के इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी बताएंगे, इसके अलावा कुछ स्पेशल तरह के ऑडियोमेट्री टेस्ट हैं वो बताएंगे। इसके अलावा मीनिया डिजीज की इन्वेस्टिगेशन में एक और बड़ी मजे की चीज होती है ग्लिसरोल टेस्ट। इसमें क्या करते हैं कि ग्लिसरोल एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। जब हम ग्लिसरोल पेशेंट को देते हैं ना, उसका जो एंडोलिम्फ का इतना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हुआ था ना वो कम हो जाएगा जरा, तो पेशेंट जरा बेटर फील करेगा। हम उसका ग्लिसरोल देने के आधे घंटे के बाद दोबारा ऑडियोमेट्री से उसका टेस्ट करेंगे तो उसका ऑडियोग्राम थोड़ा अच्छा आएगा, उसका हियरिंग थोड़ा इंप्रूव हुआ होगा। ठीक है, ये भी इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। ट्रीटमेंट मीनिया डिजीज का थोड़ा लंबा है, उसमें होता है कि आपने एक्यूट अटैक को कैसे प्रिवेंट करना है, आपने क्रोनिक फेज को कैसे करना है, तो मैं आपको बुक्स ही बताऊंगी, लेकिन उसके भी मेरे पास याद करने के तरीके हैं तो हमें याद हो जाएगा इंशाल्लाह। चले अभी मीनिया डिजीज की बात करते हैं। मीनिया डिजीज एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स है, यानी कि क्या करते हैं, एंडोलिम्फेटिक का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अच्छा एंडोलिम्फ की एक डिजीज है। 3 इसमें चीजें होती हैं, वर्टाइगो लेकिन एपिसोडिक, हेयरिंग लॉस लेकिन फ्लक्चुएटिंग, और टिनाइटस। चौथा ये भी होता है कि ओरल फुलनेस की फीलिंग, क्योंकि अंदर इतना प्रेशर है कान में कि फुलनेस की फीलिंग तो आएगी आएगी। पैथोलॉजीज की क्या है मैं सारा कुछ बता चुकी हूँ कि एंडोलिम्फेटिक सिस्टम की डिस्टेंशन होती है। मेनली जो डिस्टेंशन होती है वो कोक्लियर डक्ट की होती है, स्केला मीडिया की होती है। इतनी डिस्टेंशन होती है कि जो आपकी रीजनल मेम्ब्रेन है ना वो आपकी स्केला वेस्टिबुलाई तक चली जाती है, बल्कि स्केला वेस्टिबुलाई को पूरा फिल ही कर देते हैं। लेकिन मेन डिस्टेंशन तो कोक्लियर डक्ट की ही होगी, लेकिन यूट्रिकल और सेक्यूल की डिस्टेंशन भी होती है। ठीक है, और यूट्रिकल और सेक्यूल की जब डिस्टेंशन होती है ना तो सेक्यूल बेचारा क्या करता है, जाके आपका डिस्टेंशन सेक्यूल क्या करता है, जाके आपके स्टेपिस फुट प्लेट के साथ लग जाता है। ठीक है, तो ये जो चीजें मैंने बता दी वो सारी हुई हैं। एटियोलॉजी इसकी क्या है, एटियोलॉजी मैंने बताया था कि यहाँ तो एंडोलिम्फेटिक सैक जो है वो ऑब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा, यहाँ पे बताया था ना, यहाँ तो ऑब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा, उसका इस्कीमिया हो गया, या फिर यहाँ पे बंद ज्यादा है। अब किस कंडीशन में ज्यादा बनेगा, अगर किसी को बहुत टेंशन है, अगर कोई साल्ट ज्यादा ले रहा है, अगर कोई चाय वगैरह ज्यादा पी रहे हैं, स्मोकिंग भी थी आई गेस, इस तरह के उल्टे सीधे सारी एटियोलॉजी में चीजें। सबसे पहले तो एंडोलिम्फेटिक सैक अगर ऑब्जॉर्ब नहीं करा, क्यों ऑब्जॉर्ब नहीं करा, क्योंकि उसका इस्कीमिया हो गया, इस्कीमिया की वजह से उस बेचारे को सप्लाई नहीं मिल रही, ये इस्कीमिया ऑफ सैक है, उसके पास ब्लड सप्लाई ही नहीं आ रही कि वो ऑब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, दूसरी इसमें चीज होती है वैजोमोटर डिस्टर्बेंस। अगर किसी का सिंपैथेटिक सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, उस सिंपैथेटिक सिस्टम के बहुत ज्यादा एक्टिव रहने की वजह से उसको ना वहां पे जो ब्लड सप्लाई है ना वो एनोक्सिया हो रहा है, उसको एनोक्सिया हो रहा है, तो जो उसकी स्ट्राया वास्कुलरिस है ना जिसने एंडोलिम्फ बनाना था उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो 3 लफ्ज याद रखो, वैजोमोटर डिस्टर्बेंसेस, एनोक्सिया और स्ट्राया वास्कुलरिस की परमेबिलिटी इंक्रीज करगी, तो बहुत ज्यादा एंडोलिम्फ बनेगा। एलर्जी अगर किसी को है तो वो जैसे ही एलर्जन कान में आएगा तो एंडोलिम्फ की प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा। अगर कुछ सोडियम और वाटर रिटेंशन ज्यादा कर रहा है तो उसको ऐसे याद रखो कि बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन है तो एंडोलिम्फ का प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा। हाइपोथायरॉइडिज्म है तब भी इंक्रीज बनेगा, और ऑटो इम्यून रीजन भी हो सकते हैं। तो एटियोलॉजी पूछ सकते हैं, एटियोलॉजी याद करनी है। ठीक है, याद हो गई होगी बल्कि इंशाल्लाह। चलें, क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या हैं। इसकी एज ग्रुप भी तकरीबन वही है, 40-60s में ही आएगा, और ये मेल्स में ज्यादा है। ग्लोमस ट्यूमर फीमेल्स में ज्यादा था, ये मेल्स में ज्यादा। इसके कार्डिनल सिम्टम मैं तब से बता चुकी हूँ, एपिसोडिक वर्टाइगो, फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस, टिनाइटस और ओरल फुलनेस, बस। अच्छा, वर्टाइगो की ये सारी डिटेल है कि अटैक्स में आता है, सडन इन ऑनसेट, अचानक से अटैक आ जाएगा, अचानक से उसका सब कुछ घूमना शुरू हो जाएगा, उसकी सराउंडिंग्स घूमना शुरू हो जाएंगी, और टू एंड फ्रो अप एंड डाउन मूवमेंट्स वाला वर्टाइगो उसको अटैक आएगा। अच्छा, उसके बाद स्वेयर अटैक्स आएंगे। जैसे ही स्वेयर अटैक्स आएंगे ना वर्टाइगो के साथ उसको वेगल डिस्टर्बेंसेस भी होनी है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। साथ ही हिस्ट्री में आपने ये चीजें मेंशन करनी है कि एपिसोडिक वर्टाइगो, साथ ही एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया, कोल्ड स्वीट, स्पेलर, ब्रेडिकार्डिया, साथ ही ये वाले सिम्टम्स आना शुरू हुई। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है कि मीनिया डिजीज के कुछ केसेस में टोलियो फिनोमेना भी होता है। टोलियो फिनोमेना क्या है कि कोई लाउड साउंड ना, कोई शादी पे गया है, यहाँ पे इतना ढोल बज रहा है, इतना शोर है, अचानक से उसको वर्टाइगो के अटैक आ जाएंगे। तो जो लाउड साउंड होती है, जो नॉइज होता है ना, वो वर्टाइगो प्रोड्यूस कर देता है। ये क्यों प्रोड्यूस कर देता है वर्टाइगो, वही रीजन क्योंकि सेक्यूल आपका जो है ना वो आपकी स्टेपिस फुट प्लेट के साथ लगा हुआ है जाके। दूसरी जो रीजन है वो हेयरिंग लॉस है। हेयरिंग लॉस जो है इसमें फ्लक्चुएटिंग होता है कि जब अटैक होगा तब हेयरिंग लॉस हो जाएगा, उसके बाद हेयरिंग लॉस ठीक हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हेयरिंग लॉस ठीक होना कम होना शुरू हो जाता है। लाइक थोड़ा सा ठीक हुआ, फिर अगले अटैक में बहुत थोड़ा रह गया, आहिस्ता आहिस्ता फिर परमानेंट और प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस भी हो जाता है। ठीक है, तो पहले तो ठीक होता रहेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये खराब भी हो जाता है। अब इसकी हेयरिंग लॉस में 2 चीजें याद रखनी होती है, एक डिप्लाक्यूसिस याद रखना होता है, दूसरा याद रखना होता है लाउड साउंड वाला, जो मैंने पहले भी बताया कि टूलियो फिनोमेना। डिप्लाक्यूसिस क्या होता है कि डिस्टोर्शन ऑफ साउंड भी होती है। एक कान में आप आवाज उसको सही है कि दूसरे कान में आवाज ना, जैसे कहते नहीं कि बिल्कुल बिगड़ के आएगी, बिगड़ के खराब हालत में आएगी, हायर पिच की आएगी, वो कहेगा कि क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसको डिप्लाक्यूसिस कहते हैं। ठीक है, याद होता है तो ठीक है, नहीं भी होता कोई मसले की बात नहीं। टिनाइटस भी इसमें होगा, ओरल फुलनेस की भी सेंस होगी, और अदर फीचर्स को दफा करो। ठीक है, तो ये हमारे मेन जो थे ना वो इसके क्लिनिकल फीचर्स थे, और ये सारे के सारे हिस्ट्री में पता चलते हैं। एग्जामिनेशन अब आएगा इसका।
एग्जामिनेशन में आपको क्या ओटोस्कोपी करना है, कोई मैंने बताया कि जो भी चल रहा है ना वो इनर ईयर में चल रहा है। ओटोस्कोपी में आपको कुछ नहीं मिलेगा। निस्टैग्मस आपने एग्जामिनेशन में देखना है, इसमें निस्टैग्मस जब उसको अटैक होता है ना वो टाइगो को, तब निस्टैग्मस होता है। और तीसरी चीज, हमें कुछ नहीं मिला तो हम ट्यूनिंग फोक टेस्ट लिख देंगे, इन्हीं को लंबा करके लिख देंगे एग्जामिनेशन में। उसके बाद मिनियर डिजीज की इन्वेस्टिगेशंस आ गई। मैंने कहा था कि बिल्कुल वैसे ही याद कर लो जैसे नोजिया वोमिटिंग डायरिया याद किया था, बिल्कुल वैसे याद कर लो कि एग्जामिनेशन में हमेशा ट्यूनिंग फोक टेस्ट लिखने हैं, जहां पे भी हेयरिंग लॉस का जिक्र है, ये भी याद रखना। और इन्वेस्टिगेशन में हमेशा प्योर टोन ऑडियोमेट्री और स्पीच ऑडियोमेट्री, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं ऑडियोमेट्री टेस्ट, ठीक है। ये दोनों लिखने हर किसी में। अगर तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा तो प्योर टोन ऑडियोमेट्री में हमेशा ए बी गैप मिलेगा, ठीक है। अगर सेंसी न्यूरल हेयरिंग लॉस होगा तब बेबी गैप नहीं होगा, क्योंकि ये सेंसी न्यूरल हेयरिंग लॉस है तो हमें ऑडियोमेट्री में पता चल जाएगा कि सेंसी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। सेंसी न्यूरल हेयरिंग लॉस का कैसे पता चलेगा, ये आप मेरी ऑडियोमेट्री वाली वीडियो देखिएगा। अच्छा, स्पीच ऑडियोमेट्री में क्या होगा कि स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर बहुत पुअर होगा। उसके बाद ये वो वाले स्पेशल टेस्ट है जिनका जिक्र मैं कर रही थी कि स्पेशल टेस्ट ये यूज तो इसीलिए किए जाते थे कि अकोस्टिक न्यूरोमा को कैसे डिफरेंशिएट करना है मिनियर डिजीज में, लेकिन बाद में अकोस्टिक न्यूरोमा के लिए इमेजिंग टेक्निक्स आ गई, वो यूज होने लगी, लेकिन मिनियर डिजीज के लिए आज भी ये यूज होते हैं। रिक्रूटमेंट टेस्ट एक इनमें आता है, दूसरा इनमें शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स आता है, तीसरा इसमें टोन डिके टेस्ट। रिक्रूटमेंट टेस्ट इसमें पॉजिटिव आएगा, ये जो शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स इसका स्कोर बहुत अच्छा आएगा, 70% से भी ज्यादा आएगा, और टोन डिके का टेस्ट स्कोर कम आएगा। तो इसका स्कोर अच्छा नहीं, बन भी एस से रहा है ना, तो यहां से याद कर लो कि एस से स्कोर, एस से शॉर्ट, इसका स्कोर अच्छा आएगा और टोन डिके टेस्ट का स्कोर गंदा आएगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। उसके बाद कैलोरिक टेस्ट करते हैं, उसके बाद ग्लिसरोल टेस्ट। ग्लिसरोल टेस्ट का मैंने बताया था ना, ग्लिसरोल देते हैं थोड़ा बेहतर फील करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, बस ये इसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई, तो बड़ी मजे की इन्वेस्टिगेशन है। स्पेशल वाली याद रखनी है इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी, बाकी तो आपको भूल भी जाए तो खैर है। ग्लिसरोल टेस्ट भी वैसे याद रखना है। वेरिएंट्स ऑफ मिनियर डिजीज, वेरिएंट्स में ना ये दो ही याद करने वाले, एक ड्रॉप अटैक ट्यूमार्किन जिसको कहते हैं। ट्यूमार्किन को भला कैसे याद रखना है, इसको ना जैसे कहते हैं ना तूने मुझे मारा, तो तूने मुझे मारा और मार के गिरा दिया, तो ड्रॉप अटैक्स ही होते हैं कि वो ना खड़ा खड़ा गिरना शुरू हो जाता है, लाइक उसको ये लगता है मुझे कोई धक्के दे रहा है। ऐसा क्यों होता है, उसको अचानक से फीलिंग आती है गिरने की, बेचारे को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। ड्रॉप अटैक नहीं, सॉरी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस उसको हुआ ही नहीं है, विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वो जमीन पे गिरना शुरू हो गया, कोई वर्टाइगो नहीं है, कोई हियरिंग लॉस नहीं है, सिर्फ वो जमीन पे गिर रहा है, ड्रॉप अटैक्स आ रहे हैं, ठीक है। ये एक वेरिएंट ही हो गया ना मिनियर डिजीज का। एक ये याद रखने वाला होता है, ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन में कोई मसला आता है, मैक्यूला में कोई मसला आता है, रीजन इसकी जी ये है। उसके बाद इसका जो दूसरा वेरिएंट याद रखने वाला होता है ना, वो लर मोइज सिंड्रोम है। तो इसको ऐसे याद रखो, जो मोइज है ना वो सारे उल्टे सीधे काम करते हैं, तो उल्टे वो काम करते हैं, इसका क्या मतलब है कि इसमें ना मिनियर डिजीज के सिम्टम बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। मिनियर डिजीज में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पहले वो टाइगो के अटैक होंगे, साथ ही हियरिंग लॉस हो जाएगा। यहाँ पर वो कह रहा है कि पहले हियरिंग लॉस होता है, उसके बाद वो टाइगो का अटैक आता है, जैसे ही वो टाइगो का अटैक आता है हियरिंग लॉस खत्म हो जाता है, मतलब हियरिंग ठीक हो जाती है। तो लिर मोइज में ये काम होता है, ठीक है। मिनियर डिजीज वर्सेस मिनियर सिंड्रोम की एक नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है। मिनियर डिजीज होती है जो इडियोपैथिक हो, जिसका हमें पता ही ना हो क्यों हुई है, ठीक है। सारी उल्टी सीधी एटियोलॉजी पढ़ ली थी ना कि हो सकता है रिटेंशन ऑफ फ्लूइड हो सकता है वैसोमोटर डिस्टर्बेंस, लेकिन रीजन नहीं पता थी। मिनियर सिंड्रोम वो होता है जिसमें रीजन पता हो, है मिनियर वाले सिंड्रोम ही, मिनियर वाले सिम्टम ही, लेकिन रीजन पता है, ठीक है। जैसे उसको पता होगा कि भाई मुझे हेड इंजरी थी, मेरे सर पे चोट लगी थी, मुझे कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ था, मुझे कोई सिंड्रोम है, मुझे ओटोस्क्लेरोसिस था, तो रीजन पता हो तो वो मिनियर सिंड्रोम होता है, ठीक है। चले, ये डायग्नोसिस नहीं करना, ये पता नहीं क्या है। आगे आ जाए आप लोग ट्रीटमेंट पे। मैंने कहा था इसका ट्रीटमेंट ना थोड़ा लंबा है याद करना। सबसे पहले तो जनरल मेजर्स है, उसके बाद है जी आपके पास एक्यूट अटैक के लिए, उसके बाद है आपके पास मैनेजमेंट क्रोनिक फेज की। अब जनरल मेजर तो बहुत आसान है, अगर किसी को एटियोलॉजी याद हो गई ना तो जनरल मेजर वो खुद ही बता देगा। सबसे पहले पेशेंट को रीअश्योर कराएं उसको उसके। अब आप खुद सोचें किसी को वर्टाइगो के अटैक्स आ रहे हैं तो वो कितना टेंशन, कितनी परेशानी होगा, तो आपने उसको रीअश्योर कराना है, उसको टेंशन वगैरह कम करनी है, उसे कहना है अच्छा, उसको ना कहना है कि सारे जो गलत मलत वो काम करते हैं ना छोड़ दे, स्मोकिंग छोड़ दे, साल्ट ज्यादा ना लिया करे, स्ट्रेस ना लिया करे, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करे, और उसको कहना हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपने मिनियर डिजीज में मेंशन करोगे ना आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा इसको मिनियर डिजीज की नाउ हाउ है। आपने उसको कहना है कि ऐसे काम नहीं करने जिसमें बॉडी बैलेंस चाहिए, लाइक तुम डाइविंग ना करना शुरू कर देना, तुम फ्लाइंग वगैरह ना करना, या तुम ग्रेट हाइट्स पे जाके काम ना करना, क्योंकि अगर तुम्हें अचानक, क्योंकि ये विदाउट एनी अनाउंसमेंट आता है ये अटैक, तो अगर तुम्हें अचानक से वर्टाइगो का अटैक आ गया तो ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज उसे बतानी है जनरल मेजर में। अब आ जाए एक्यूट अटैक की मैनेजमेंट। एक्यूट अटैक की मैनेजमेंट
अब आप ना, भला मैंने इसको कैसे याद किया, मैंने इसको ऐसे याद रखा है कि भाई मेरे सामने एक पेशेंट है, उसको अचानक से वर्टाइगो का अटैक आ गया, तो मैं उसको कैसे मैनेज करूंगी। अब आप खुद सोचें, एक पर्सन खड़ा हुआ है, उसको अचानक से अटैक आ गया मीनिया डिजीज का, आप कैसे मैनेज करोगे। सबसे पहले आप उसको पकड़ोगे, उसको जरा रीअश्योर करोगे, उसको जरा हौसला दोगे कि मैं आपके पास ही हूँ, कुछ नहीं होता। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको लिटा दोगे, है ना, उसको पकड़ के बेड पे लिटा दोगे कि खड़ा ना रहे, ये चक्कर इसको आ रहे हैं, इसको लिटा दोगे। तीसरा काम आप क्या करोगे, आप उसको सिडेटिव्स दे दोगे कि ये सो जाए, इसको जरा सुकून आ जाए, या वेस्टिबुलर सिडेटिव दे दोगे कि इसको, इसकी सेंसेशन जरा खत्म हो ताकि इसको जरा सुकून है, ठीक है, सिडेटिव दे दोगे। तो ये 3-4 काम ही आप करोगे ना। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, मुझे खुद भूल गए अच्छा, उसके बाद आप उसको पानी पिलाओगे, पानी वगैरह पिलाओगे ना, इंट्रावीनस फ्लूइड, ऐसे याद रख लो। तो एक पर्सन है जिसको अटैक आया है, उसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे, सिंपली हम इस तरह से एक्यूट अटैक की मैनेजमेंट याद रख सकते हैं कि सबसे पहले उसको रीअश्योरेंस कराएंगे, उसके बाद उसको बेड रेस्ट यानी उसको लेटाएंगे, उसको आईवी फ्लूइड्स देंगे, पानी पिलाएंगे, उसको सिडेटिव्स देंगे, वेस्टिबुलर सिडेटिव जिसमें डाइजीपाम, प्रोक्लोरोपैराजिन वगैरह आते हैं, उसके बाद उसको वैजोडाइलेटर्स देंगे, ठीक है, वीसी वेस्टिबुलर एंड वीसी वैजोडाइलेटर। तो ये हो गया एक्यूट अटैक। अब अगर क्रोनिक फेज का मैनेजमेंट करना है, तो क्रोनिक फेज के मैनेजमेंट भी हम उसको वो दवाइयां होती हैं जो हमने देनी होती है ताकि उसको अटैक्स ना आए, ये ठीक रहे। वेस्टिबुलर सिडेटिव्स देंगे, वैजोडाइलेटर देंगे, डायूरेटिक क्रोनिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर बात है डायूरेटिक आप एक्यूट में तो नहीं लिख सकते, डायूरेटिक ने आहिस्ता आहिस्ता अपना इफेक्ट शो करना है कि जरा बॉडी में वॉल्यूम कम हो, तो ये क्रोनिक में बताने। प्रोपेंथिलीन ब्रोमाइड, ये भी क्रोनिक की एक ड्रग है लेकिन इसके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं वैसे, लेकिन फिर भी यूज होती है प्रोपेंथिलीन ब्रोमाइड। और तीसरा आप कहोगे हाँ एलर्जन, हमने इसकी एटियोलॉजी में पढ़ा था, तो एलर्जन से बचा करे, और हार्मोन्स। तो ये सारे इसके क्रोनिक फेज के मैनेजमेंट है, ठीक है। प्रोपेंथिलीन ब्रोमाइड याद रखना है और डायूरेटिक याद रखने हैं, बाकी आपको खुद ही याद रह जाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, यहां पर हमारा मीनियर डिजीज का भी चैप्टर खत्म होता है। अब हमारे पास आ गई फेशियल नर्व एंड इट्स डिसऑर्डर। अच्छा, फेशियल नर्व एंड डिसऑर्डर में ना जो करने वाली चीज है, कोर्स वगैरह नहीं करना है सच, अगर किसी ने पढ़ना हुआ तो बाद में पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको वो चीजें करा रही हूँ जो समझने वाली है ना, क्योंकि फिर इस पर हमारा टाइम लगेगा तो बाकी चीजें हमारी रह जाएंगी। अच्छा, इसमें मैंने, मुझे लगता है अभी तक मार्किंग नहीं की हुई कि मैंने क्या क्या बताना था। अभी ना इस चैप्टर को छोड़े जरा इस पे, क्योंकि मुझे टाइम लग जाना है, इसमें चीजें मैं आपको सिलेक्टिव करानी है। आप इस पे आ जाए, कॉम्प्लिकेशन ऑफ सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया पे। अच्छा, अब ना कॉम्प्लिकेशन ऑफ सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के ना सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं नाम, सबसे ज्यादा वो आपसे जो पेपर में पूछते हैं ना, वो कहते हैं हमें सिर्फ नाम बता दो क्या क्या सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की कॉम्प्लिकेशन। आहिस्ता आहिस्ता ना हम लोग प्रोग्रेस करें ओटाइटिस मीडिया की तरफ। तो ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है कि मिडल ईयर का इन्फेक्शन है, उसके बाद अगर वो क्रोनिक बन जाए यानी ना ठीक हो तो वो क्रोनिक बन जाता है। क्रोनिक की फर्दर भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो इसकी कुछ इंट्राक्रेनियल है, कुछ इंट्रा टेम्पोरल है। नाम मैं आपको बताने लगी हूँ, आपने बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखने हैं। इसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती है ना, ये पाथवे वगैरह भी करने हैं, ये मैं आपको कराती हूँ, पहले मैं नाम बता दूं आपको। अच्छा, इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है ना, कुछ होती है इंट्रा टेम्पोरल, यानी कि टेम्पोरल बोन के अंदर अंदर। अब टेम्पोरल बोन के अंदर अंदर ये क्या कर सकते हैं, मिडल ईयर का इन्फेक्शन है, बस ये याद रखो, मिडल ईयर की बाउंड्रीज याद रखो, मिडल ईयर के नेबर्स याद रखो, फिर आपको याद रहेंगी। अब सबसे पहले पीछे जा सकता है मेस्टोइड की तरफ, पेट्रस बोन को इन्वॉल्व करके पेट्रोसाइटस, फेशियल नर्व क्योंकि वहां पर होती है मिडल ईयर में, तो फेशियल पैरालिसिस, इनर ईयर की तरफ चला गया तो लैब्रिंथाइटिस। तो ये हो गई इसकी 4 इंट्रा टेम्पोरल, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके नाम है। इंट्राक्रेनियल, अगर ये क्रेनियम की तरफ चला गया, ब्रेन की तरफ चला गया, तो ना इसकी एप्सिस बनती है। अब एप्सिस इसकी कैसे बनती है, इसकी ना एप्सिस ऐसे याद रखते होते हैं कि ये ड्यूरा है, ड्यूरा मैटर है, ये अरेकनोइड मैटर है, ये पाया मैटर है, और ये आपका ब्रेन है, ठीक है। अब इसको ना ऐसे याद रखते हैं कि अगर ड्यूरा मैटर के बाहर यहां पर एप्सिस बन गई तो एक्स्ट्रा ड्यूरल एप्सिस, अगर ड्यूरा के और अरेकनोइड के दरमियान यहां पे बन गई तो सब ड्यूरल एप्सिस, अगर ये आपकी लेप्टोमेनिंजेस इन्वॉल्व हो गई यानी आपके अरेकनोइड और पायामेटर इन्वॉल्व हो गई, ये दोनों इन्वॉल्व हो गई, तो उसको कहते हैं मेनिंजाइटिस। और अगर ब्रेन में एप्सिस बन गई तो उसको कहते हैं ब्रेन एप्सिस, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखते होते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूरल एप्सिस, सब ड्यूरल एप्सिस, मेनिंजाइटिस, ब्रेन एप्सिस, और बाद में बचता है एंड पे लेटरल साइनस थ्रोम्बोफिलबाइटिस और ओटाइटिक हाइड्रोसेफलस। तो ये हो गई सारी कॉम्प्लिकेशंस के नाम। चले आगे सीक्वल, नहीं पहले पाथवे ऑफ स्प्रेड पढ़ते हैं। पाथवे ऑफ स्प्रेड, ये हमारा स्टैंड अप का क्वेश्चन था। पाथवे ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, क्या हमें बताएं कि क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया का इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड करता है। तो सबसे पहले तो ये डायरेक्ट बोन इरोजन के जरिए जा सकता है, डायरेक्टली बोन को इरोड कर लेगा, ठीक है। उसके बाद ये वेन्स के जरिए जा सकता है। तीसरा ये प्रीफॉर्म्ड, प्रीफॉर्म्ड का मतलब होता है कि उसको खुद कुछ भी इरोड करने की जरूरत नहीं है, जो पहले से पाथवे बना हुआ है ना, ये उस पाथवे से गुजर के चला जाएगा, पहले से जो रास्ता बना उसी से गुजर के चला जाएगा। अब डायरेक्ट बोन इरोजन अगर तो एक्यूट इन्फेक्शन में हुई है ना, तो ये हाइपरीमिक डी कैल्सिफिकेशन की वजह से होती है।
हाइपरीमिया होता है, ब्लड वेसल डायलेट करती है और बोन पे प्रेशर पड़ता है और ऐसा ऐसा उसका कैल्शियम लॉस होना शुरू होता है, तो हाइपरीमिक डीकैल्सिफिकेशन की वजह से। लेकिन अगर ये क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से है तो फिर ये क्लोस्ट्रियाटोमा की वजह से या ग्रेन्युलेशन टिश्यू की वजह से बोन इरोजन होगी। तो बोन इरोजन इसका पाथवे ऑफ स्प्रेड है। अगर तो ये एक्यूट की वजह से बोन इरोजन हुई है तो वो हाइपरीमिक डीकैल्सिफिकेशन की वजह से होगी, अगर क्रोनिक की वजह से है तो वो क्लोस्ट्रियाटोमा या ग्रेन्युलेशन टिश्यू। उसके बाद वीनस थ्रोम्बोफिलाइटिस में यूजुअली हवारियन कनाल की वेन्स इन्वॉल्व होती है। हवारियन कनाल हमने जनरल एनाटॉमी में फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई थी, कनाल्स के बोन में मौजूद होती है जिनके दरमियान में वेन होती है, तो वो वाली वेन इन्वॉल्व होंगी। अब क्योंकि हवारियन कनाल जो होती है वो ड्यूरल वेन के साथ कनेक्टेड होती है, ड्यूरल वेन जो ब्रेन की है, हवारियन कनाल जो हमारी बोन्स में मौजूद है, अब ये जो है ना आपस में कनेक्टेड होते हैं और जो ड्यूरल वेन है वो आगे ड्यूरल वेनस साइनसिस से कनेक्टेड है। तो ये सारे जो कनेक्शंस है ना, ये होता क्या कि जैसे ही बोन का इन्फेक्शन हुआ, जैसे मेस्टोइड बोन का इन्फेक्शन हुआ, उसके अंदर जो हवारियल कनाल थी उसकी जो वेन्स थी वो इन्वॉल्व हुई, थ्रोम्बोफिल्बाइटिस हो गया। ठीक है, अब वो थ्रोम्बोफिल्बाइटिस जो है यानी जो इन्फेक्शन है वो वीनस साइनसिस तक चला जाएगा और इस तरह से मूड ऑफ स्प्रेड हो जाएगा। तो वीनस थ्रोम्बोफिल्बाइटिस में हवारियन कनाल याद रखनी है और वीनस साइनसिस याद रखने हैं। प्री फॉर्म पाथवे के हैं जो मैंने बताया पहले से ही रास्ते बने, जैसे सूचर्स हैं, जैसे स्कल का कोई फ्रैक्चर है, जैसे कोई सर्जरी का डिफेक्ट है, जैसे आपकी ओवल और राउंड विंडो है, ठीक है, जैसे आपका इंटरनल अकोस्टिक मीएटस है। तो ये जो रास्ते पहले से बने हुए हैं ना, इनके जरिए अगर जाएगा तो ये प्री फॉर्म पाथवे, कोई सर्जिकल डिफेक्ट है, कोई सूचर है, कोई फ्रैक्चर है, कोई विंडो है, कोई इंटरनल अकोस्टिक मीएटस है, तो पाथवे ऑफ स्प्रेड हो गए। नाम भी हमने देख लिए। अब आपने इनमें से याद कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन करनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्यूट मास्टोइडाइटिस। ठीक है, अच्छा एक्यूट मास्टोइडाइटिस, जब आप लोग थक जाए ना तो मुझे एक मैसेज करके बता दीजिएगा, फिर ये करेंगे कि इस मीटिंग को एंड कर देंगे और बाकी आप लोग फिर रिकॉर्डिंग में देख लेना। ठीक है, तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपने मेरा 4 घंटे का लेक्चर सुनना है, जैसे ही आप लोगों को फील हो तो आपने मुझे फौरन से मैसेज करके बता देना है। अच्छा, तो इंट्रा टेम्पोरल पहली जो कॉम्प्लिकेशन है वो एक्यूट मास्टोइडाइटिस है, यानी मास्टोइड को इन्वॉल्व करेगा। अब होता क्या है कि इन्फेक्शन जो मिडिल ईयर में चल रहा था ठीक नहीं हुआ, क्रोनिक बन गया, आहिस्ता आहिस्ता वो मास्टोइड एंट्रम की तरफ चला गया। मास्टोइड, बल्कि हम ऐसा करेंगे जब हमारी मीटिंग खत्म होगी ना, थोड़ी देर तक की मीटिंग खत्म हो जानी है, फिर हम तीसरी मीटिंग नहीं शुरू करेंगे, फिर हम वो बाकी रिकॉर्डिंग पे देख लेंगे। ठीक है, चलें एक्यूट मास्टोइडाइटिस की बात कर लेते हैं। एक्यूट मास्टोइडाइटिस ना उसने बड़ी मजे की डेफिनेशन लिखी, उसने कहा कि अगर सिर्फ मास्टोइड का म्यूकोजा इन्वॉल्व हो गया ना, सिर्फ म्यूकोजा लाइनिंग, उसको एक्यूट मास्टोइडाइटिस नहीं कहते। एक्यूट मास्टोइडाइटिस उसको कहते हैं जब इन्फेक्शन इतना स्प्रेड कर गया कि उसने म्यूकोजा को भी इन्वॉल्व कर लिया, उसने बोनी वॉल्स को भी इन्वॉल्व कर लिया, कि जो आपकी हेयर कह रही हूँ, जो आपके एयर सेल्स थे उसकी बोनी वॉल्स को भी इन्वॉल्व किया, तब हमने उसको मास्टोइडाइटिस कहना है। ठीक है, तो मास्टोइडाइटिस क्या है, बोनी वॉल्स को भी इन्वॉल्व करना है और म्यूकोजा को भी। एटियोलॉजी इसकी क्या है, एटियोलॉजी तो हमें पता चल गई है कि अगर किसी को सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया हुआ है उसकी वजह से उसको एक्यूट मास्टोइडाइटिस हो सकता है। ठीक है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया तो बहुत सारे लोगों को होता है, सबको मास्टोइडाइटिस क्यों नहीं होता। अब मास्टोइडाइटिस उसको होगा जिसके या तो रेजिस्टेंस बहुत कम है उसके अंदर, ये वजह हो सकती है। रेजिस्टेंस अब क्यों कम है, उसको मीजल्स हुआ था, उसको कोई न्यूट्रिशन, उसकी खुराक ही अच्छी नहीं थी, उसको कोई साथ डायबिटीज वगैरह थी, तब ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि जिस ऑर्गेनिज्म ने उसको पकड़ा है ना, वो ऑर्गेनिज्म बहुत विरुलेंट है। तो इन दो बातों की वजह से, एक तो उसकी रेजिस्टेंस कम है या वो ऑर्गेनिज्म बहुत विरुलेंट है, उसका जो सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है ना वो उसका मास्टोइडाइटिस बन सकता है। ठीक है, चिल्ड्रन आर अफेक्टेड मोर, ये बात भी पता होनी चाहिए, बच्चों में ज्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने ज्यादा पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि मैं कॉजेटिव एजेंट बताएं, तो बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है ना वो बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये बहुत विरुलेंट होता है इसलिए मास्टोइडाइटिस भी करा देता है, लेकिन कभी कभार कुछ एनारोबिक ऑर्गेनिज्म भी इन्वॉल्व हो सकता है। पैथोलॉजिस्ट की क्या है, दो ही मेन प्रोसेस इसमें होते हैं। एक इसका प्रोसेस ये है कि इसमें बहुत ज्यादा पस बनती है, दूसरा हाइपरीमिक डीकैल्सिफिकेशन। मैंने बताया था ना कि अगर एक्यूट स्प्रेड कर रहा है इन्फेक्शन तो वो हाइपरीमिक डीकैल्सिफिकेशन की वजह से हमेशा स्प्रेड करेगा। अब मुझे बताएं प्रोडक्शन ऑफ पस, क्योंकि जो आपका मास्टोइड है ना इसमें बहुत, इसके पास बहुत सरफेस एरिया है, इसके पास इतना सरफेस एरिया है ना, अब जितना सरफेस एरिया उसी हिसाब से ये पस बनाएगा, तो इसमें इतनी ज्यादा पस बनना शुरू हो जाती है और उस पस को रास्ता नहीं मिल रहा होता निकलने का। ये इसका एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस है। दूसरा इसका ये है कि वो हाइपरीमिक डीकैल्सिफिकेशन यानी आपकी बोन्स पे प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से बोन्स के कैल्शियम निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वही बात है कि इसका लार्ज सरफेस एरिया होता है, उस लार्ज सरफेस एरिया की वजह से बहुत ज्यादा पस बनती है। वो पस जो है परफोरेट, उसके पास ड्रेन करने के लिए सिर्फ एक छोटी सी परफोरेशन होती है, मतलब वो क्या ही कर लेगा, टिम्पैनिक मूवमेंट में छोटी सी परफोरेशन कर लेगा, लेकिन वहां से उसका ड्रेनेज हो नहीं रहा। ठीक है, तो अंदर जमा होती जाएगी। दूसरा, अब जैसे वो जमा हो रही है, एक तो पस जमा हो रही है, दूसरा हाइपरीमिया हो गया, इन दोनों चीजों की वजह से कैल्शियम जो है बोन से निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों प्रोसेस मिलकर क्या करेंगे, डिस्ट्रक्शन करा देंगे मास्टोइड एयर सेल्स की, और एक पूरा क्या बना देंगे, इम्पाइमा बना देंगे। ठीक है, वहां पे जो इतने प्यारे हेयर नहीं एयर सेल्स अरेंज हुए थे, अब उस जगह पे सारी पस ही पस है, इम्पाइमा हो गया। ठीक है, इम्पाइमा कहते हैं पस को, इम्पाइमा ऑफ गोल ब्लैडर याद है आप लोगों को,
उसमें भी यही होता है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स ना मजे की बात है, इसके वैसे ही है जैसे उसके ओटाइटिस मीडिया के होते हैं। ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है, पेन होती है, डिस्चार्ज होता है, फीवर होता है। लेकिन इसके सिम्टम क्या होते हैं, एक तो परसिस्टेंट होते हैं, लाइक इसमें फीवर ठीक ही नहीं हो रहा, हमने इतनी मेडिसिन दी है लेकिन फीवर नहीं उतरा। दूसरा, इसकी जो पेन होती है वो बहुत सवेयर होती है, या जो पेन होती है वो बहुत ज्यादा परसिस्टेंट होती है। यानी इसके सिम्टम वही वाले हैं लेकिन सवेयर हो गए, अपनी सवेयर सवेयर फॉर्म में आ गया। परसिस्टेंट है या रिकरेंट है तो उसको हम कह देते हैं ये एक्यूट मास्टोडाइटिस हो गया। ठीक है, तो सिम्टम तो बहुत आसान है। हिस्ट्री, अब ये मैं हिस्ट्री बताने लगी हूँ आपको, मैं ना हर चीज आपको वो वाले 4 पॉइंट्स की फॉर्म में बता रही हूँ। ठीक है, तो मैं अब आपको हिस्ट्री बताने लगी। हिस्ट्री आपको एक्यूट मास्टोडाइटिस में क्या मिलेगी, पेन बिहाइंड द ईयर। लेकिन जो पेन बिहाइंड द ईयर है ना, इसमें क्या फर्क है, एक तो ये परसिस्टेंस है, खत्म ही नहीं हो रही, आपने एनाल्जेसिस वगैरह भी लिए हैं। दूसरा, ये इंटेंसिटी में इंक्रीज करी है। तीसरा हो सकता है इसकी रिकरेंस हो, ठीक हुई है फिर दोबारा हो गई है। तो ये 3 इसकी निशानी है पेन मास्टोडाइटिस की अगर हो। दूसरा, फीवर। फीवर में भी वही चीज है कि परसिस्टेंस है या रिकरेंस है। ठीक है, फीवर की तो हमें पता चल जाएगा कि ये ओटाइटिस मीडिया का फीवर नहीं है, ये मास्टोडाइटिस का फीवर है। उसके बाद ईयर डिस्चार्ज। ईयर डिस्चार्ज मास्टोडाइटिस में जो है वो बहुत ज्यादा होता है। आप खुद देखें कि मैंने कहा था कि इतना ज्यादा सरफेस एरिया होता है मास्टोइड एयर सेल्स का कि बहुत ज्यादा पस बनना शुरू होता है। तो बहुत प्रोफ्यूज डिस्चार्ज होता है और बहुत प्रूलेंट भी होता है, पस भी इसमें ज्यादा होती है। कुछ केसेस में हो सकता है कि डिस्चार्ज ना हो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, लेकिन ज्यादातर डिस्चार्ज होता है। ठीक है, अब आ जाए साइंस की तरफ। साइंस कहाँ बता, साइंस हिस्ट्री में नहीं बताने होते, साइंस बताने होते एग्जामिनेशन में। तो अब हम वो चीजें देखेंगे जो हमें एग्जामिनेशन पे मिलेंगी। एग्जामिनेशन में सबसे पहले हमें टेंडरनेस मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट साइन मैस्टोइड टेंडरनेस। यहां पर हाथ भी नहीं, वो एग्जामिनेशन भी नहीं करने देगा, देखने भी नहीं देगा, हाथ भी नहीं लगाने देगा क्योंकि टेंडरनेस होगी, तो मैस्टोइड टेंडरनेस। दूसरा साइन हमें क्या मिलता है, ईयर डिस्चार्ज। जब हम उसका कान ओटोस्कोपी करेंगे तो हमें म्यूकोपुलेंट या पुलेंट डिस्चार्ज मिलेगा, और इसको कहते हैं लाइट हाउस इफेक्ट। ठीक है, अच्छा उसके बाद तीसरी चीज सैगिंग ऑफ पोस्टीरियर सुपीरियर मीटल वाल, जो आपकी, अच्छा बस इसके ना 5 मिनट रह गए हैं, नहीं 5 मिनट नहीं रह गए, 8-9 मिनट रह गए, तो बस यही मीटिंग हम पूरी करेंगे इंशाल्लाह। फिर बाकी आप जो है वो इसकी कोडिंग देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद बात हम क्या कर रहे थे कि जो मीटल वाल है ना, जो मीटस की वाल है, जो पोस्टीरियर सुपीरियर वाल है, वो गिरी पड़ी होगी, सैगिंग उसकी हुई होगी। ठीक है, अब ये मैं आपको ऐसे बताती हूँ, ये ना ऐसे होता है, ड्रा करके थोड़ा सा बताती हूँ। ये ना ऐसे होता है कि ये आपका कनाल है आपकी, ठीक है, और ये आपका मतलब ईयर का ही पार्ट है ना कनाल, और यहाँ पे आपके मेस्टोइड पड़ा हुआ है। अब ये जो वॉल होती है ना, ये इनकी कॉमन वॉल होती है, इसकी जो मेटल के हिसाब से ये पोस्टीरियर वॉल है और पीछे इसके मेस्टोइड है, तो इस वॉल की सैगिंग हो जाती है, ये जो वॉल है। ठीक है, इसको मैं अगर रेस कर दूं ना, तो इस तरह से जो मेटल जो आपकी क्या उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ठीक है, उसकी इस तरह से वॉल की सैगिंग हो जाती है। तो ये भी एक साइन होता है। उसके बाद अगला साइन क्या हो सकता है, परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मैंने आपको कहा था कि इतनी ज्यादा पस बन रही है, उस पस ने ज्यादा से ज्यादा क्या किया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन कर रही है, तो ये भी एक इसका साइन है। उसके अलावा स्वेलिंग ओवर द मेस्टोइड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, और ऐसे फील होगा जैसे आयरन डाउन, जैसे वहां पे किसी ने आयरन किया हुआ है। ठीक है, इस तरह की हुई है, इतना वहां पे ना आपको मेस्टोइड के ऊपर फीलिंग आएगी। उसके अलावा हेयरिंग लॉस का साइन आपको, और कुछ जनरल फाइंडिंग भी, टॉक्सिक होगा पेशेंट। ठीक है, चलें, ये सारे इसके साइंस हो गए। क्या क्या साइंस के साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेस्टोइड टेंडरनेस है, मेस्टोइड के ऊपर स्वेलिंग है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन है, ईयर डिस्चार्ज है जो कि म्यूकोपुलेंट है, सैगिंग ऑफ पोस्टीरियर सुपीरियर मेटल वाल है, और हेयरिंग लॉस है। इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस ना जो मुश्किल मुश्किल वाली थी ना, वो सारे चैप्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर आए हैं। अब इतनी आसान इन्वेस्टिगेशन है, आगे सारे चैप्टर्स में बहुत आसान इन्वेस्टिगेशन है। ब्लड काउंट करा लो, आप ब्लड काउंट देखोगे क्योंकि ये एक्यूट इन्फेक्शन है, तो ब्लड काउंट इसमें ज्यादा क्या मिलेंगे आपको, न्यूट्रोफिल का लेवल राइज मिलेगा। उसके बाद ईएसआर करा लो, ईएसआर हमेशा राइज हो जाता है जब भी इन्फ्लेमेशन चल रही हो, तो ब्लड काउंट, ईएसआर। उसके बाद क्या करेंगे इन्वेस्टिगेशन में, सिटी स्कैन कराएंगे टेम्पोरल बोन का, और ईयर स्वैप। सिटी स्कैन हम क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमें वहां से एयर सेल्स की क्लाउडिंग नजर आएगी। हम यही कह रहे हैं ना कि एयर सेल्स की क्लाउडिंग हो गई है, इम्पाइमा हो गया, वहां पे पस जमा हो गई है, तो ये हमें सिटी स्कैन पे चीज नजर आएगी। और ईयर स्वैप, ईयर स्वैप हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, हमने कौन सी एंटीबायोटिक देनी है। तो कितनी आसान इन्वेस्टिगेशन है ना। उसके बाद इसका डीडीज, डीडीज इसके आपने देख लेने हैं, डीडीज याद करने हैं क्योंकि ये पेपर में पूछे हुए हैं। ट्रीटमेंट की तरफ आ जाए, ट्रीटमेंट में क्या करना है, पेशेंट को सबसे पहले हॉस्पिटलाइज करना है, हॉस्पिटलाइज करने के बाद उसको एंटीबायोटिक देनी है। एंटीबायोटिक के लिए जरूरी होता है, बेहतर होता है कि आप कल्चर एंड सेंसिटिविटी करके डिसाइड कर लेंगे कौन सी एंटीबायोटिक देनी चाहिए। लेकिन अगर कल्चर सेंसिटिविटी नहीं किया अभी तक, तो आप स्टार्टिंग जो है वो पेंसिलिन से करें, एम्पीसिलिन और मोक्सिसिलिन दें। ठीक है, जब आपको पता चल जाएगा कौन सा बैक्टीरिया, तब आप स्पेसिफिकली उसकी दे दीजिएगा। फिर आ जाती है मेनिंगोटमी। अब क्योंकि बार बार हम एक ही बात करते आ रहे हैं कि इसके 2 ही पैथोलॉजिकल प्रोसेस हैं कि इसमें पस बहुत ज्यादा बनती है, अब इतनी जो प्रोफ्यूज पस है उसको निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मेनिंगोटमी कर देंगे। हम परफोरेशन तो पहले हुई थी लेकिन हम बड़ा सुराख कर देंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। ठीक है, चलें, उसके बाद
अब ज्यादातर जो केसेस होते हैं वो इन चीजों से ठीक हो जाते हैं, इस कंजर्वेटिव की एंटीबायोटिक्स दे दी, मैंने गोटमी कर दी, इन चीजों से ठीक हो जाते हैं, लेकिन बाजुकात नहीं होते, फिर हमें कॉर्टिकल मैस्टोडेक्टमी करनी पड़ती है। अब इसकी इंडिकेशंस आपको पता वो कौन से हालात है जिसमें हमें मैस्टोडेक्टमी करनी पड़ेगी। पहला हालात है कि अगर सब पेरियोस्टियल एब्सिस बन गई है, अब बात एब्सिस तक पहुंच गई है। दूसरा है अगर पोस्टीरियर सुपीरियर जो मैंने दिखाई थी आपको वॉल, अगर उसकी सैगिंग हो गई है। तीसरा अगर पॉजिटिव रेजर्वोयर साइन है। ये रेजर्वोयर साइन क्या होता है कि जो मीटस है ना, वो जैसे ही उसमें से हम साफ करते हैं, पस निकालते हैं, फौरन से वो फिर फिल हो जाता है, फिर हम निकालते हैं वो फिर फिल हो जाता है, तो अंदर रेजर्वायर पड़ा है पूरा पस का, ठीक है, इसको रेजर्वायर साइन कहते हैं, अगर ये पॉजिटिव है। तीसरा, अगर पेशेंट की कंडीशन ठीक ही नहीं हो रही है, वो इतने दिनों से मेडिसिन ले रहा है, उसको 48 आवर हो गए हैं, लेकिन उसका ना फीवर कम हो रहा है ना उसकी पेन कम हो रही है। और लास्ट वन कि अगर मैस्टोडाइटिस ने अपनी कॉम्प्लिकेशन शुरू कर दी है, फेशियल पैरालिसिस शुरू करा दिया, लैब्रेंथाइटिस ने अपनी ही कॉम्प्लिकेशन शुरू कर दी है, तो ये इसकी इंडिकेशन है, ठीक है, सारी सवेरे सवेरे है ना। तो अगर इधर तक बात पहुंच गई है तब हमें मेडिसिन नहीं देनी, तब हमें उसको मेस्टोडेक्टमी ही करनी पड़ेगी। मेस्टोडेक्टमी में हम करते क्या, जितने भी मेस्टोडेट सेल है सबको रिमूव कर देते हैं, जितनी भी पस है सबको रिमूव कर देते हैं, उसके बाद एंटीबायोटिक देते रहते हैं पेशेंट को। उसको कहना है कि आपने तकरीबन 7 से 10 दिन ये एंटीबायोटिक्स लेते रहना है, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारे पास एक्यूट मेस्टोडाइटिस का हिस्ट्री भी देख ली, इसका एग्जामिनेशन भी देख लिया, और एग्जामिनेशन की फाइंडिंग में बार बार कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। उसके बाद इसका मैनेजमेंट भी देख लिया, इसकी इन्वेस्टिगेशन तो वैसे ही बहुत आसान है। अब नेक्स्ट जो चीजें आ जाती हैं वो आ जाती है एब्सिस इन रिलेशन टू मैस्टोइड इन्फेक्शन। इसकी ना मैंने एक दिन ग्रुप में पिक्चर सेंड की थी, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने सेंड की थी और वो इतनी मजे की पिक्चर थी ना कि उससे सारा याद हो रहा था कि कौन कौन सी एब्सिस बन रही है। तो अभी वो पिक्चर मेरे पास नहीं है, वरना मैं आपको पिक्चर सामने रख के बताती। यहाँ पे भी थोड़ी बहुत पिक्चर तो बनी हुई है, हम उसी से हेल्प ले लेते हैं। अब क्या हो सकता है कि मैस्टोडाइटिस किसी को हुआ था, मैस्टोइड का इन्फेक्शन हुआ था, अब उसके बाद ना कौन कौन सी एब्सिस बन सकती हैं। कोई 4 से 5 तरह की एब्सिस है जो बन सकती हैं। सबसे पहले पोस्ट ऑरिकुलर, इसके नाम से पता चल रहा है कि कान के पीछे पोस्ट ऑरिकुलर एब्सिस बनेगी। सबसे जो कॉमनेस्ट एब्सिस बनती है ना वो यही बनती है। कान के पीछे का क्या मतलब है कि मैस्टोइड के ऊपर, कान के पीछे तो मैस्टोइड ही होते हैं ना, तो ओवर द मैस्टोइड ये एब्सिस बनेगी। इसमें पिन्ना जो है वो आगे को हो जाता है क्योंकि उसके पीछे एब्सिस बन रही है, तो पिन्ना डिस्प्लेस हो जाएगा फॉरवर्ड आउटवर्ड, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं पोस्ट ऑरिकुलर एब्सिस। उसके बाद दूसरी जो होती है जाइगोमेटिक एब्सिस होती है। जाइगोमेटिक बोन आपकी चीक बोन होती है ना, तो यहाँ पे बन सकती है। अब खुद सोचिए अगर जाइगोमेटिक बोन पे बन रही है तो क्या ये पीछे होगी? नहीं, ये कहां पे होगी? इन फ्रंट एंड अबव द पिन्ना, तो ये इन फ्रंट ऑफ द पिन्ना होगी जो जाइगोमेटिक एब्सिस होगी, और जाइगोमा की पोस्टीरियर रूट पे होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी वजह से अब क्योंकि ये चीक बोन है, ये चीक पे बन रही है, तो साथ ही एसोसिएटेड एडिमा भी करा सकती है आपके अपर आईलिड का, ठीक है, आईलिड को भी इन्वॉल्व कर सकती है। बिजोल्ड एब्सिस, बिजोल्ड एब्सिस जो होती है ना, ये जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजोल एब्सिस क्या करती है, ये तब बनती है जब पस जो है वो क्या करे, वो थिन मीडियल साइड ऑफ द टिप ऑफ द मैस्टोइड, जो मैस्टोइड है ना जिसके अंदर ये पस बन रही है, उसकी जो थिन मीडियल साइड है उसको ब्रेक करके बाहर निकल आए और फिर आके नेक में आके एब्सिस बना दे, उसको कहते हैं बिजोल्ड एब्सिस। इसको ऐसे याद रखो कि बहुत ज्यादा उसमें जोर है, जोर बेजोर हुई पड़ी है कि उसने क्या किया, थिन मीडियल साइड को ब्रिक कर दिया, नेक में आके स्वेलिंग बना दी। अब जो नेक में वो स्वेलिंग बनाएगी ना वो 3 तरह से बन सकती है, या तो स्टेनोक्लिडोमास्टोइड की डीप होगी, या कहां पे होगी, पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक के पास होगी, या कहां पर होगी, अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल पे होगी, या पैराफ्रेंजियल। अच्छा, मैं ना ये पिक्चर जरूर ढूंढ के आज दोबारा सेंड करूंगी क्योंकि वो इतनी मजे की थी ना, उससे आपको ये एब्सिस याद रह जाएंगी। तो ये इसकी लोकेशंस हैं बिजोल्ड एब्सिस की। अब नेक में है तो स्टेनोक्लिडोमास्टोइड की डीप हो सकती है, पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक के पास हो सकती है, अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल में हो सकती है, पैराफ्रेंजियल, इवन की पैराफ्रेंजियल स्पेस तक चली गई है, या ये इवन कैरोटिड वेसल्स के पास भी जा सकती है। तो ये सारी इसकी लोकेशंस है बिजोल्ड एब्सिस की। क्लिनिकल फीचर्स के क्या, अचानक से बन जाती है, सडन ऑनसेट होता है, इसके बाद फीवर हो जाता है, पेन होती है, एक टेंडर से स्वेलिंग बन जाती है नेक में, टोटिकोलिस हो जाता है, ठीक है। और प्यूरुलेंट ओटोरिया की हिस्ट्री, ये क्या वर्ड है इतना मुश्किल सा, प्यूरुलेंट ओटोरिया, ये है कि ईयर डिस्चार्ज आएगा पस वाला। जाहिर बात है उसको मैस्टोडाइटिस हुआ हुआ है, हम देखते हैं कि पॉजिटिव रेजर्वायर साइन होता है कि जैसे ही पस साफ करते हैं फिर आ जाती है, फिर आ जाती है, इतनी पस होती है। अच्छा, बेजोल्ड एब्सिस के डीडीज भी बता दिए उसने, ये देख लीजिएगा। उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या करानी होती है हमें। अब हमें लग रहा है ना कि जो नेक, अब पेशेंट हमारे पास है, उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे ना नेक में इस तरह से ना स्वेलिंग बनी हुई है और मुझे बड़ी दर्द है, मुझे साथ बुखार भी है। तो अब हम सोच सकते हैं कि कहीं ये मैस्टोडाइटिस की वजह से तो नहीं बनी, तो हम क्या करेंगे, हम उसके सिटी स्कैन अपना करा लो मैस्टोइड का, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि मैस्टोइड ईयर सेल्स में क्या कंडीशन है। अगर हमें पता चल गया तो ट्रीटमेंट हमें हो सकता है हमें कॉर्टिकल मैस्टोडेक्टमी ही करनी पड़े, क्योंकि अब इसने एब्सिस बनाना शुरू कर दिए, इसने काम खराब करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जहां पे जो एब्सिस बनी है उसको भी हम ट्रेन करेंगे, उसके बाद हम उसको एंटीबायोटिक्स दे देंगे। तो ये इसका आसान सा ट्रीटमेंट है।
चलें, उसके बाद ना ये जो नाम वाली चीजें होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लाइक लुक एप्सिस है, सिटिलाई एप्सिस है, तो ये नाम है इनके, तो ये आ सकती हैं। जो मेटल एप्सिस है ना, ये कहाँ पे बन रही है, ये एंट्रम एंड एक्सटर्नल ओसियस जो मीटस की अगर वो वाली वॉल तोड़ दी है ना, मैं आपको तब से समझा रही हूँ, वॉल में दोबारा समझाती हूँ कि इस तरह से होता है कि ये आपकी ईयर कनाल होती है, ठीक है, जो हमने साइन भी पढ़ा था सैगिंग, और यहाँ पे आपका मैस्टोइड पड़ा होता है। तो अगर ये वाली जो वॉल है ना, ये अगर तोड़ के बस आगे को आए ना, तो वो फिर बनाती है लुक एप्सिस, ठीक है। तो ये कहाँ पर एप्सिस बनी होती है, आपका जो मीटस है ना उसमें आपको मिलेगी, ठीक है। तो जाहिर बात है वो ये दीवार तोड़ के आई है, तो यहाँ पे आके एप्सिस बना देगी ना। तो जो बोनी मेटस है उसकी पोस्टीरो सुपीरियर वॉल में आपको एप्सिस मिलेगी, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखें कि, चलिए कैसे भी रख लें याद, बस रख लें। उसके बाद है सिटिलाई एप्सिस। सिटिलाई एप्सिस क्या होगी कि मैस्टोइड के भी बिहाइंड बनेगी। अब एक था जो बिहाइंड द पिन्ना थी जो कि मैस्टोइड के ऊपर थी। अब ये जो है ना, ये बहुत पीछे चली गई है, ये ओसिपिटल बोन की तरफ चली गई है, बिहाइंड द मैस्टोइड से भी पीछे चली गई है, ठीक है। तो ये किसकी तरफ चली गई है, ओसिपिटल बोन की तरफ। तो इसको सी से ऐसे याद रखें, ओसिपिटल बोन, सिटिलाई एप्सिस, ठीक है। तो तकरीबन ये सबसे पीछे होती है। और उसके बाद एंड पे आ गई पैराफ्रेंजियल रेट्रोफ्रेंजियल एप्सिस। तो ये सारी हो गई, अब सिर्फ हमारे पास 1 मिनट है लास्ट। अच्छा, ये सारी हो गई हमारे पास एप्सिस जो इन रिलेशन टू मैस्टोइडाइटिस बनती हैं। अब मास्ट मैस्टोइडाइटिस करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद जो इसकी कॉम्प्लिकेशन करनी है ना, वो होती है मेनिंजाइटिस। इधर है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस वैसे भी होनी नहीं है, अभी 1 मिनट रह गया, ये फिर आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। अभी आप लोगों ने ये करना है कि जो मैंने आपको चैप्टर्स कवर करवाए हैं ना, आपने एक्टिव रिकॉल करना है। आपने क्या करना है, आपने टॉपिकल पास पेपर्स खोलने हैं, आपने उन चैप्टर, अभी चाहे रेस्ट कर लेना, रेस्ट करने के बाद टॉपिकल पास पेपर्स खोलने हैं, जहां जहां पे मैनेजमेंट पूछी है, मिनियर डिजीज की जहां पे जो चीज पूछी है, विदाउट ओपनिंग योर बुक्स, अपने नॉलेज को एक्टिव रिकॉल करते हुए आपने वो लिखने की कोशिश करनी है। मैं ये नहीं कही आपको सारा याद आएगा, लेकिन आपको जो 2 से 3 लफ्ज याद आ जाएंगे ना, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि वो आपको फिर कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। जो अपनी नॉलेज एक्टिव रिकॉल करता है ना, जो अपने ब्रेन को कहता है कि मुझे बताओ, तुमने अभी सुना था, तुमने अभी पढ़ा था, मुझे बताओ, फिर ब्रेन को पता चलता है कि मुझे बताना ही पड़ेगा। अगर हम अपने ब्रेन को इस आदत पे लगा देते हैं ना, खत्म ही हो गया।